तो ये सबसे पहला आर्टिकल है, इज़राइल ब्रूटेलिटी इन गाजा, इंडियाज़ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो लिखने वाली हैं जोया हसन। ये है तो JNU के अंदर प्रोफेसर है ये पॉलिटिकल स्टडीज़ की। ये एक बात कह रही है, इन्होंने सारी चीज़ को एनालाइज़ किया है कि इंडिया क्यों साइलेंट है। उस पर भी इन्होंने वो टाइज़ विद इज़राइल, आखिरी पैराग्राफ आप देखोगे यहाँ पर, तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि इंडिया क्यों चुप है। शी हैड ऑल्सो गिवन अ रीज़न। यहाँ देखो ये, तो यहाँ ये बता रही हैं इसमें ये कह रही हैं टाइज विद इन द रिसेंट पास्ट हाउएवर इंडिया टेम्पर्ड any expression of support from Israel with expression of concern for the Palestinian flight. Not anymore. The shift reflects India growing technological, defense and commercial tie to Israel. Cooperation between the two countries has been deepening ever since Israel provided India with military help during the Kargil war against Pakistan in 1999. The imbrication of its defense and intelligence network with those in India serves as an important conduit for deepening India's political alignment with the US, accelerating it to the point of strategic relationship. The massive violence that Israel has inflicted on Palestine is shocking. If we are not outraged by Israel's lack of humanity, its illegal occupation and annexation and ethnic cleansing in Palestine, even as we watch it being live streamed on television and on social media, then we are also। तो यहाँ बस इसको छोड़ देते हैं हम। समझ में आने की बात यह है कि वो ये भी कह रही है, दोनों तरह से इस आर्टिकल को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है इन राइटर ने, लेकिन बैलेंस हुआ नहीं। बैलेंस इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ ये इसलिए बात कर रहे कि इज़राइल जो है, इज़राइल एक यहूदी कंट्री है और वो किन को मार रहा है, टारगेट किन को कर रहा है, मुस्लिम को, एंड द राइटर बीइंग मुस्लिम। यदि इन्होंने ह्यूमैनिटी की बात करनी थी, वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटी की बात करनी थी, सबसे पहले हमारे पड़ोस की बात करते ही। बांग्लादेशी तो एक तरह से हिंदुस्तान का ही तो पार्ट थे। बिफोर 1947 दे वर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे तो भाई बहन थे, हमारे तो खून थे, यहीं से तो निकले हुए थे। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो ऑल वर कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे सारे। ये सारे एक्चुअल में क्या थे, इंडियन ही थे, हिंदुस्तान के रहने वाले थे, बाशिंदे ये, और हिंदू धर्म को ही बिलोंग करते थे। बाद में दे गॉट कन्वर्टेड, उसके बाद ये मुस्लिम हुए। तो ये इनसे तो हमारा नाता है, रिलेशन है, ब्लड रिलेशन भी एक तरह से हम कह सकते हैं। वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, शी साइलेंट अबाउट दैट। पाकिस्तान इनफिल्ट्रेशन कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, शी साइलेंट अबाउट दैट। म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं, शी साइलेंट अबाउट दैट। लेकिन फिलिस्तीन को कह रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटी की रोना रो के ये जो बता रही हैं कि इंपॉर्टेंस होती है, हर एक नेशन अपने सिंगल सिटीजन के लिए भी उत्तरदायित्व लेता है। उसका उदाहरण है जब कारगिल, इसके बाद अभी जो हमने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके अंदर हमारा एक पायलट चला गया था पाकिस्तान के अंदर। हमने जमीन आसमान एक कर दिया था, पाकिस्तान पे हमला करने की भी हमने सोच ली थी। वो तो उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और उसको वापस देने की बात कर दी, अदरवाइज वी वर वेरी मच प्रिपेयर्ड। तो हम जब एक फौजी के लिए पूरी सेना को एक्टिवेट कर सकते हैं, मूवमेंट पे डाल सकते हैं, तो एक एक नागरिक बहुत अहमियत रखता है। जब पहले हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक हुआ था, हमने यहाँ आतंकी छोड़े थे, तो हमने उन नागरिकों की वैल्यू की थी ना, और हमारे ऊपर कितना भारी पड़ा। उसके बाद जो हाफिज सैयद था, उसने पाकिस्तान के अंदर जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत कुछ किया है। तो हमने उन चंद यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने इनके आतंकवादियों को वापस छोड़ा, और उन्होंने फिर हमारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए, हमले किए और सारा कुछ किया। तो यहाँ बात ये नहीं है,
बात यहां शुरू हुई है 1200 इजरायली मारे गए थे। और इजराइल की जो सिचुएशन है वो, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा इजराइल की, ना मैं ये कह रहा हूं इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मैं इस राइटर की बायसनेस की बात कर रहा हूं केवल। इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए। इजराइल बसा कहाँ हुआ है? फिलिस्तीन के प्रति हमारी हमदर्दी थी। यासर अराफात जो फिलिस्तीन के थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा भी था। इजराइल के और फिलिस्तीन के रिश्तों को सही कराने के लिए पहले हमारे प्रयास भी रहे हैं। लेकिन आज की तारीख के अंदर इजराइल ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पांचों तरफ जो सारे कंट्री है वो मॉमडन कंट्री है। और इस चीज को तो कह रहे हैं वो, जब पूरी मिसाइल अटैक हो रही है, ईरान जब फायर करता है 200 मिसाइल्स फायर करता है, तो उनके पास डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो इजराइल तो खत्म हो गया होता। इजराइल में क्या बच गया होता? इजराइल टेक्निकली काफी एडवांस है, इस वजह से इजराइल बचा हुआ है। इजराइल का बच्चा बच्चा इस चीज को समझता है कि देश को बचाने के लिए अल्टीमेटली या आज या कल हमें कुर्बानी देनी है। वो मेंटली प्रिपेयर है, वो लड़ना जानता है। तो जब उनके बंधक बना दिए, आज तक आपने बंधक रिहा करने की कहीं से बात नहीं की। ये चीजें उसी दिन सॉल्व हो जाती यदि वो बंधक को छोड़ देते। ठीक है, उन्होंने 1200 आदमी मारे थे, इनने बंधक बनाए थे, वो सारी चीज हो जाती। बंधक आप छोड़ नहीं रहे, उनके आदमी आपने सारे कैप्चर किए हुए हैं। आज तक उग्रवाद की आप समर्थन कर रहे हो। हमास उग्रवादी हैं, हिजबुल्ला उग्रवादी हैं, पूरा संसार जानता है। कौन नहीं जानता? और कौन सी कंट्री है जिसके अंदर इन्होंने हमले नहीं कराए? उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये आर्टिकल, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है। कुछ लाइनें इसमें से मैं पढ़ देता हूँ। ये यहाँ कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन नथिंग लाइक अ स्केल ऑफ एंगर डिस्प्लेड इन मैनी अदर कंट्रीज, केरला हैज़ टू बी। ये कह रहे हैं कि इसके समर्थन में आ क्यों नहीं रहे, और उसका ब्लेम किसको दे रहे हैं? हिंदुत्व को दे रहे हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए। मुस्लिम की बात नहीं हो रही। यदि मुस्लिम की और हिंदू की बात नहीं है, मुस्लिम की या यहूदियों की बात नहीं है, तो आप बांग्लादेश के प्रति यहाँ 2 लाइन लिख देते कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो गलत हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं का आपने तख्ता पलट करना था, गवर्नमेंट का करना था। हिंदुओं क्या लेना देना था उससे? हिंदू वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, वो भी तो नागरिक थे वहां के। आपने हिंदुओं को स्पेशल टारगेट किया वहां पर। बांग्लादेश के बारे में किसी ने यहाँ एजिटेशन नहीं की, बांग्लादेश के बारे में किसी मुस्लिम सोसाइटी ने नहीं किए। बात यह है कि जब तक हिंदू और मुस्लिम होता रहेगा, जब तक पॉलिटिशियंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तब तक आम लोग समझेंगे नहीं और यूं ही जाने जाती रहेंगी। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती। मुस्लिम देशों के अंदर भी दंगे होते हैं, हिंदू देशों के अंदर भी दंगे होते हैं, क्रिश्चियन देशों के अंदर भी दंगे होते हैं, उनके अंदर भी सरकार से नाराज़गी होती है। लेकिन जहाँ बात ह्यूमैनिटी की और मानवता की बात आती है तो उसको अलग तरह से एड्रेस करना पड़ता है। उसको धर्म को एक साइड में रखना पड़ता है। ये हिंदू है कौन, ये मुस्लिम है कौन, ये नहीं देखकर क्या सही है और क्या गलत है उस पर निर्णय करना होता है। तो इसको आप पढ़ लेना, सब अपने अपने व्यूज़ होंगे, इनके अपने व्यूज़ हैं। आई रिगार्ड, इन्होंने जो बात रखी है, बात तो सही है कि इतना नरसंहार, 42,000 आदमी मर गए, 16,000 आदमी मर गए। ये, और इसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि युद्ध के अंदर आप देख के मारते हो, कभी भी नहीं मारे जाते। बच्चे भी मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन युद्ध हुआ क्यों, कारण ये है, उस चीज़ को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। और ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच में क्लैश रहेंगी, ये चलता रहेगा अल्टीमेट। तो अब क्या है, ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई। इजराइल बैठा है इसी जगह, इजराइल उनके बीच में, तो इजराइल तो अलर्ट रहेगा ही रहेगा, उसको आप कम आंक नहीं सकते। और यूएस, इसमें यूएस के बारे में लिख रखी है, यूएस ने अफगानिस्तान का क्या हाल कराया, यूएस ने इराक का हाल क्या कराया, ईरान का। तो ये सारी चीज़ें यूएस ने जो कराया कराया, यूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरा, हमारे कनेक्शन यूएस से भी जोड़ रहे हैं कि हम यूएस को, हमें यूएस की ज़रूरत है और यूएस को हमारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ एशिया के अंदर चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए इंडिया इज़ ओनली द पावर, और यदि वो पावर यूएस के साथ आ जाती है तो चाइना दबा रहेगा। ये बात कर रहे हैं, चाइना दबा रहेगा तो कहीं ना कहीं रशिया भी कंट्रोल में रहेगा। तो यूएस वर्ल्ड पावर बना रहेगा। तो ये इनकी अपनी एनालिसिस है। बात ये है कि हमें नए सिरे से समझना पड़ेगा
कि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हमारे पास और चीज़ें कम हैं क्या लड़ने के लिए। थोड़े दिनों में क्लाइमेट जो चेंजेस हो रही है, ग्लोबल चेंजेस हो रही है, हम सब यदि इकट्ठे होके उनसे हम नहीं लड़े, अपने लाइफस्टाइल और ये इम्प्रूव नहीं करी, तो युद्ध तो बाद में, युद्ध से पहले हम काल का ग्रास बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे। और सारे देशों की समस्या है ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। बाढ़ की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ये हर देश की समस्या है, उसको फेस करनी पड़ेगी सूनर और लेटर। पॉल्यूशन की समस्या है, ये सारी चीज़। और ये यदि इनको हमने टाइमली एड्रेस नहीं किया तो ये बहुत बड़ा खतरा है। ये तो चलो ठीक है, 40-42 हज़ार आदमी मारे गए, टारगेटेड आदमी थे, लेकिन ये तो हर देश में मारे जाएंगे, और उसमें कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, कौन किसका पता लगेगा, हम सब दोषी उसके लिए। तो ठीक है, इस एंगल से इसको पढ़ लेना, अपने अपने विचार ने। मैंने तो थोड़ा सा इस पर रख दिया कि आई डोंट थिंक इट इज़ ए बैलेंस्ड आर्टिकल। यदि बैलेंस मानवता की आप बात करते तो हर इशू को उठाते, हर जगह के इशू को उठाते। ठीक है, बात सही है, फिलिस्तीन ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। ये बात भी वो सही कह रही है, बहुत सारी बात सही है इसमें। लेकिन यदि इसी को एक और परिप्रेक्ष्य में रख लेते, हिंदुत्व का परिप्रेक्ष्य लाने की जरूरत क्या थी। पॉलिसीज जब फॉरेन पॉलिसीज बनाई जाती है वो हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं बनाई जाती, वो बनाई जाती है अपनी जरूरत को देखकर। 1999 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारे जनरल्स कह रहे थे कि हमारे पास एम्यूनिशन कितना है, केवल 6 दिन का एम्यूनिशन है। यदि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम 6 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। 6 दिन में हम जो कर लेंगे कर लेंगे, जीत गए तो जीत गए, 6 दिन के बाद का हमारा नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कारगिल वॉर हुआ है, उस स्थिति के अंदर इजराइल ने हमारा साथ दिया है, और उसके बाद हमने उस स्थिति को समझते हुए लगातार अपनी पावर को बढ़ाया है, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ाया है हमने, अपने वायुसेना की शक्ति बढ़ाई है, पनडुब्बी वगैरह ये सब जितने भी हैं, न्यूक्लियर वेपन से लेकर सारी चीज़ें हमने अपनी बढ़ाई है। राफेल हमने खरीदे हैं, तेजस के ऊपर हम बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 हमने खरीदा है। तो ये सारी चीज़ हमने हर फ्रंट के ऊपर इसको मजबूत किया है, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि यूएस के डर से, अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी तो हमारी है। वी हैव टू बी अटेंटिव रिगार्डिंग दीज थिंग। तो ये आप देख लेना। इसके अगला जो आर्टिकल है वो है एंश्योरिंग ए प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर गिग वर्कर्स। ये शुरुआत बेंगलोर से हुई थी, गिग वर्कर्स का एक एजिटेशन हुआ था वहाँ। और गिग वर्कर्स कौन होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। गिग वर्कर्स होते हैं जो ये आपके हाँ जी, हाँ, जो भी आपके घर सामान वामान पहुँचाते हैं, ये सारे बाइक पे नहीं पहुँचाते, खाने का पहुँचा रहे हैं, ऑनलाइन जो भी हैं अमेजोन वगैरह इनकी डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चाहे फूड की कर रहे हो चाहे पार्सल की कर रहे हो, ये सारे। यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि इनको अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं किया। इस आर्टिकल को पढ़ लेना, मैं छोटा सा बता रहा हूँ इसको कंसाइज करके। इसके अंदर क्या है कि एक एग्रीगेटर्स टर्म आई है, एग्रीगेटर्स। ये एग्रीगेटर्स कौन है? ये एग्रीगेटर्स वो हैं जो इनको हायर कर रहे हैं। और यहाँ लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि दे आर नॉट कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ वर्कर। ये क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, वी हैव गिवन देम कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे देमसेल्फ आर लायबल, हम लायबल नहीं है। मैंने किसी भी 4 बंदे को बुलाया कि भाई आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, डिलीवरी आप करोगे, यू विल गेट दिस मच, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर। यहाँ इस एग्रीगेटर की टर्म को डिफाइन, ये जो आर्टिकल लिखा है ये इसलिए लिखा है कि एग्रीगेटर को हटाकर इसको क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयर करना चाहिए, जो भी इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं वो। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर वाली टर्म है इसको निकालना चाहिए। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। हमने 2 वो बनाए थे अभी कुछ दिनों पहले, 2020 के अंदर 4 ये बनाए। एक पैराग्राफ आप देखोगे तो इसके अंदर एक हमने ई श्रम पोर्टल बनाया है उसके अंदर, और 2 चीज़ है इसके अंदर जो मेन है इसके अंदर, कि हम इनको इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी में डालें या दूसरे में डालें।
तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको। The Union Ministry of Labour and Employment is drafting a national law to incorporate gig workers into social security scheme. तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और आगे जो दूसरी स्कीम्स जो हमारी पहले चल रही है, उन दोनों के अंदर भी क्या अंतर है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इनको डालने में क्या नुकसान है, वो बताएंगे। ऑफरिंग बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट सेविंग, the government is expected to require aggregators to contribute 1 to 2% of their revenue to establish a social security fund which would provide health insurance and other benefits. The government is also revising the definition of gig and migrant workers to make them more inclusive and reflective of current employment realities. उसकी और ये बात कर रहे हैं, the proposed legislation will establish a welfare board model creating a fund of security, social security for gig workers, and mandate the registration of all gig workers, require aggregators to give 14-day notice with valid reason for termination. एकदम से आप हटा देते हो, एक आदमी अपने गांव से छोड़ के आ रहा है, उसको इतना ही मिल रहा है, आज अचानक से कोई बात हुई और आपने एकदम से हटा दिया उसको, वो कहाँ जाएगा, कैसे इंतजाम करेगा, कैसे पे करेगा। तो 14 दिन के नोटिस की यहाँ बात कर दी, विद वैलिड रीजंस, और कारण बताओगे, ऐसे नहीं है कि मेरी मर्जी थी मैंने हटा दिया, ऐसे नहीं, विद रीजंस। While ensuring transparency in automated systems, disputed resolution mechanism will also be introduced to protect gig workers' rights. और इसकी, the Labour Minister also pointed out that the aggregator companies and employee platform work will be asked to take a lead registering their workers on portal. Workers registration on Labour Ministry eShram portal are eligible for life and accident insurance along with other benefits. तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ये लेबर कोड्स की बात कर रहे हैं। इट कैन बी मेंशन, तो 2019 और 20 के अंदर हमने 29 जो लेबर लॉ थे, ये बात कर रहे हैं ना, इनेबल 29 लेबर लॉज टू बी अमर्ज इनटू 4 ब्रॉडर कोड्स। उसके अंदर हमने कर दिया कौन कौन से, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस। इन 4 के अंदर 29 को सब उठा के, जितने भी थे उनको उठा के हमने क्या कर दिया, 4 के अंदर मर्ज कर दिया। द ओनली कोड विद गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स फाउंड मेंशन इन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। और गिग वर्कर्स के लिए हमने किस में एड्रेस कर दिया, सोशल सिक्योरिटी कोड 1 के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या नुकसान हुआ है, जैसे अदर जो हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। इन दिस कोड द गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर परसीव्ड एज अ सबसेट इन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द सेड कोड provided for the formulation of social security schemes for gig and platform worker by the central government. Further, like informal worker give, अब इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये जो इनफॉर्मल है और वो रजिस्टर देमसेल्फ अंडर ई श्रम पोर्टल थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन। वर्कर की डेफिनेशन के अंदर, द इशू अराइजेज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स ऑन द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 which places them outside the traditional employer-employee relationship. This is the main thing. उसने जो यहाँ एग्रीगेटर टर्म जो यूज की है, एम्प्लॉयर यूज नहीं की और ना एम्प्लॉय किया है, ये उनको क्या मान लिया, कॉन्ट्रैक्टर मान लिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये एम्प्लॉय, और वो क्या है, दे आर एग्रीगेटर। होना क्या चाहिए था रिलेशनशिप इनका, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तभी इनको बेनिफिट मिल सकेंगे। दिस इज problematic since many gig employer in some of the well-known companies operate as formal entities within formal sector. The exclusive gig worker from the traditional employment framework is the crux of the problem. यही दिक्कत है। The deliberate ploy of the part of aggregator is to demystify employment relations in gig platform economics such that application of existing labor law get preempted. The gig economy employment relation remain ambiguous and the worker are categorized as independent worker or contractor. तो इनको कैसा डाल दिया, इंडिपेंडेंट डाल दिया कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्या कर दिया, या कॉन्ट्रैक्टर्स डाल दिया यहाँ।
तो ये जो दिक्कत थी, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, और इसकी वजह से इनको क्या क्या नुकसान है वो बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सच camouflaging of employment relation leads to the misconception that the gig worker is independent worker. The Social Security Code accepts this deception and indulges gig worker as a part of informal sector. The code does not decipher the real employment relation of gig and the employment economy. यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या डिफरेंट है? जो हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनके बीच में हमने इनको किस में डाल दिया है? सोशल सिक्योरिटी में डाल दिया है। तो दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल द फॉर्मल वर्कर, फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशनल, इनको इंस्टीट्यूशनल नहीं माना ना, इनको कॉन्ट्रेक्चुअल मान दिया, इंडिविजुअल मान लिया। तो इंस्टीट्यूशनल माना जाता तो इनको क्या क्या मिलता, उसकी बात कर रहे हैं। यदि इंस्टीट्यूशनल माना जाता तो इनको 26 वीक पेड लीव along with job security for the entire period of maternity under Maternity Benefit Act 1961। 26 सप्ताह की लीव मिलती इनको, किस चीज़ के लिए मिलती? मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, विद पे मिलती और विद ऑल बेनिफिट्स मिलती, उनको हटाया भी नहीं जाता। लेकिन इंडिपेंडेंट वर्कर है तो हटा दिया, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो ये कह रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशनल में बहुत सारी सिक्योरिटीज कवर है, उनके अंदर जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का है, यहाँ जो रिलेशन है वो इंडिविजुअल का है, वो इसमें कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए ऐसे बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? अंडर सोसाइटल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट देयर इज अ कैश बेनिफिट सच एज 5 to 10,000 गिवन टू रजिस्टर इनफॉर्मल वर्कर्स। The gap between institutional social security and social security scheme is termed and entitlement is very clearly evident. The Social Security Code set to provide gig workers only certain social security schemes but not institutional social security. तो कह रहे हैं कि इनको भी उसी की डेफिनेशन में लाना चाहिए, ये है। तो इसी तरह से और है, मिनिमम वेजेस जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी, जैसे उसके अंदर तो मिनिमम वेजेस हर स्टेट अपनी प्रिस्क्राइब करता है, इसके अंदर क्या है? मिनिमम वेजेस। तो ये पार्ट दैट इज आल्सो मिसिंग फॉर गिग वर्कर्स। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसके अंदर भी अप्लाई नहीं हो रहे, एंड नॉट कवर्ड अंडर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड देयर अंडर, उसके अंदर भी कवर नहीं हो रहे। रिस्क तो इनका ज़्यादा है, 24 घंटे ऑन रोड रहते हैं, टाइमली डिलीवरी करनी है, इनको भी लालच रहता है, उन पर भी प्रेशर रहता है, तो मिस हैपनिंग होने के चांसेस तो वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके लिए एक तो मिनिमम वेजेस उसका प्रावधान होना चाहिए, वो डिफाइन होनी चाहिए, उसके अलावा अदर बेनिफिट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए। तो ये द कॉर्नर स्टोन ऑफ प्रोटेक्शन अंडर लेबर लॉज इज द एक्सप्लिसिट एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। This is what is not defined for gig worker in Indian context. Pieces and legislation introduced in recent time in the states such as Rajasthan and Karnataka also suffer from these particular lacunas. तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन्होंने ध्यान दिलाया है, इस चीज़ के बारे में बात उठेगी तो ये बात भी उठाई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक जजमेंट का और, चलो ये पढ़ ही देते हैं, छोटा सा ही है, इसको अभी ये पूरा हो जाएगा। ये आर्टिकल, इफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सीरियसली अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गिग वर्कर्स इन द कंट्री, इट शुड डिफाइन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन गिग प्लेटफॉर्म इन द एक्सप्लिसिट मैनर एंड रिमूव द वेल क्रिएटेड बाय सो कॉल्ड एग्रीगेटर। वेल होती है पर्दा, एग्रीगेटर क्या क्या आपने छुपा दिया उनको, कौन होंगे कौन नहीं होंगे, क्या जिम्मेवारी होगी, किन को इसके अंदर लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो recognizing aggregator as the employment reclaiming explicit employment relations in the gig work is the key factor। अब एक केस हुआ था 2021 के अंदर, an important precedent here is the ruling by UK Supreme Court on the Uber case in 2021। Uber was deemed to be an employer, Uber driver as workers, and Uber asked to honor the prevailing labor laws of the land।
जो ये थी, ये आपको पता है ये कार हायरिंग के अंदर है ये कंपनी। तो इनने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हम एम्प्लॉय बेनिफिट कैसे दें हमें इनको। ये तो सिर्फ इन्होंने अटैच कर रखा है उसको, उबर को, उबर के साथ अपनी वो, और ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वैसे इंडिविजुअल लेवल पे जो गिग वर्कर के साथ कहानी थी वो इनके साथ कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन है आपका, और आपको सारे बेनिफिट्स इनको देने हैं, ठीक है। तो नहीं, वो ऐसा मान रहे थे ना, जैसे गिग वर्कर्स की तरह वो क्या कह रहे थे, ये इंडिविजुअल है, ये तो हर आदमी इंडिविजुअल है, हम इनको एम्प्लॉय नहीं मान सकते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसकी मर्जी पे उसने हमारे साथ अटैच की है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई रिलेशन नहीं है, और हमारा है भी नहीं। हम तो एक ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह से उन्होंने अपने सारी बहस की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड, जहां आप काम कर रहे हो वहां के आपको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, ऐसा आप नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है। कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, पैसा तो आप ले रहे हो ना, बुक आप कर रहे हो, पोर्टल आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों नहीं लोगे। कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, सारी चीज़ इनके साथ भी हो जाएगी, तो भी आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन रखना पड़ेगा। और जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी थी उसको लागू किया इसके अंदर, ठीक है। आज यही तो बात कह रहे हैं, इसका दिखा के, क्योंकि सेम ही कंडीशन इनके साथ गिग वर्कर्स के साथ है, उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए ये कह रहे हैं कि एग्रीगेटर्स को डिफाइन करो आप, और उसको एज ए एम्प्लॉयर लो। तो वंस द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड, गिग वर्कर कैन बी इंक्लूडेड अंडर प्रपोज 4 लेबर कोड्स। अब तो सिर्फ एक में है, फिर चारों के अंदर आ जाएंगे वो। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर सेपरेट लेजिस्लेशन, और सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। अब ये कहानी कहाँ शुरू हुई है, गिग वर्कर्स के लिए अलग बनाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं गिग वर्कर्स को अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्रीगेटर को एम्प्लॉय कर दो, एम्प्लॉयर कर दो, इनको एम्प्लॉय कर दो, और सारी चीज़ें इन पर लागू हो जाएगी, डिफाइन कर दो सारी चीज़ें। द वेलफेयर बोर्ड मॉडल as suggested by the Union Ministry of Labor and Employment has shown limited effectiveness in the past, particularly with constructive workers who are also classified as informal despite working for formal employers. Clearly, the employment relationship in gig workers would further promote the formalization of worker in this sector. Moreover, the entire labor code was designed more simplification and rationalization, introducing separate law for specific workforce segment undermine this goal. The key is to recognize the employment relationship in gig worker. Once this is addressed, the rest will follow. तो कह रहे यदि आपने कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएगी, ये कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? आगे और है आर्टिकल, इसी में ये है, ओपिनियन में है, द ब्लूप्रिंट ऑफ सेफगार्डिंग चिल्ड्रन। ये हम पहले ले चुके हैं इसको, जिस दिन ये जजमेंट आया था उस दिन भी हमने इसको लिया था, पर फिर भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर पूरी कहानी क्या है। इसके अंदर एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जनवरी के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके अंदर क्या था कि एक कोई बंदा था, 28 साल का एक बंदा था, उसके ऊपर आरोप क्या थे, वो चाइल्ड प्रोनोग्राफी जो है उसको डाउनलोड कर रहा था, और डाउनलोड करके उसको देख रहा था, और उसके अंदर कुछ उसकी डिमांड थी, वो इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहा था, पर्टिकुलर चीज़ें सर्च कर रहा था। तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट एन ऑफेंस। ये हाई कोर्ट का कहना था कि ये ऑफेंस नहीं है कि कोई देख रहा है तो। लेकिन हमने जैसे पहले भी कहा था
कि देखना शुरुआत है, पर्टिकुलर चीज़ देख रहा है, वो देख रहा है, तो इट मीन्स उसकी इंटेंशन ऐसी बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियस नोट के ऊपर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वैशिंग को, क्वैशिंग का मतलब होता है जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ये माना जाता है कि पुलिस ने एफआईआर सही दर्ज की होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि एफआईआर सही दर्ज नहीं हुई है तो यू कैन अप्रोच कोर्ट फॉर क्वैशिंग। क्वैशिंग के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। क्वैशिंग का मतलब ये है उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा और ये कोर्ट की स्पेशल पावर्स होती है और ये सीआरपीसी 482 में आती थी पहले, अब तो फिर नया लॉ आ गया है। तो उसके अंदर क्या है, कोर्ट चाहे तो यदि आप जस्टिफाई कर देते हो अपनी बात को कि मेरे ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर की गई है मेलाफाइड इंटेंशन से की गई है, मुझे टारगेट करने के लिए की गई है या गलत की गई है, तो कोर्ट उसको क्वैश कर देती है। तो यहाँ भी कोर्ट ने इसको जायज़ मानते हुए कि दिस इज़ नॉट एन ऑफेंस उसको क्वैश कर दिया था। लेकिन इसके अगेंस्ट जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये क्वैश करने लायक नहीं है, तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है। और उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल इसके अंदर प्लेस कर दिया उन्होंने पॉस्को एक्ट के अंदर, और इसको डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी और इसके अंदर वो गेम्स भी आएंगे, बहुत सारे गेम्स भी इसी तरह के हैं। और दूसरा इन्होंने जो कंसर्न किया है वो किया है डीप फेक का। यहाँ देखो इसी आर्टिकल में, यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको, तो बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, साइबर क्राइम शुड बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन इंडियन लॉज, ठीक है, एंड CSEM should be bought within its ambit as an economic and organized crime। इसके अंदर भी लेके आना चाहिए, ठीक है। क्यों लेके आना चाहिए, वो इसलिए लेना है, emerging crime such as enticement through electronic or digital means that are resulting trafficking, both forced labor and sexual exploitation need to be explicitly outlawed। The rise of AI generated, यहाँ this is important, the rise of AI generated sexual abuse material make the situation worse as it blur the line between real and synthetic images, making it difficult for the authorities to deliver justice। Legal amendments are required to treat the creation of these, including the AI generated deep fake, as equivalent to real child abuse। Without swift action, AI-driven exploitation will pose an even greater threat to children। अब ये डिफेंस ले सकते हैं, ये डिफेंस ले सकते हैं, साहब ये ओरिजिनल कहाँ है, ये तो AI से हमने क्रिएट किया है, हमने तो किसी बच्चे को अब्यूज़ ही नहीं किया। बच्चे को भले ही आपने अब्यूज़ नहीं किया, लेकिन एक बड़े के दिमाग में तो एक मटेरियल तो जा रहा है ना, वो देख रहा है, उसमें ही इज़ अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल, वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा ना। तो जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा तो उसको रियल ही मान रहा है, और रियल मान के जब वो कर रहा है तो वो उसकी इमेजिनेशन जिस तरह से बढ़ रही है वो इस चीज़ को अंजाम तक भी पहुंचाएगा, इस चीज़ को लेकर है, ठीक है। एक ये है, एक इन्होंने कहा है कि ये जो इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफी की, जो इंडस्ट्री है, जो AI से अब जनरेट होने लग गए, ये होने लग गए, और जो गेम्स जो आ रहे हैं इस तरह के प्रोवोकिंग गेम्स भी आ रहे हैं, ये गेम्स में क्या टारगेट दिए जाते हैं, 2 लड़कियां जा रही हैं, उनको आपने उठाना है, ये करना है, वो करना, इस तरह के गेम्स भी हैं। ये सारे गेम्स भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत मोटा पैसा भी कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसका नतीजा क्या हो रहा है, टारगेट्स कौन बन रहे। तो इस चीज़ को लेकर आर्टिकल है, ये आप देख लेना। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीरियस नोट्स पे कहा है, और आखिरी के अंदर क्या कह रहे हैं वो, इसको और देख लेते हैं हम लास्ट में पूरे आर्टिकल के जरिए। ये हमने डिटेल में पहले कवर कर रखा है। ये दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट offering a blueprint of how nation can take bold and decisive action to safeguard children. When fully implemented, it has the potential to not only transform India's approach but also set a powerful global precedent in fight against child exploitation।
पहले होते थे, सऊदी अरब में भी आपने देखा था कि ऊँटों के ऊपर बच्चों को बैठा देते थे, बांध देते थे, ऊँटों को भगाते थे, उनकी दौड़ होती थी और बच्चे चिल्लाते थे, बच्चे गिर भी जाते थे, ये सारी चीज़ें भी होती थी, लोग इन्जॉय करते थे। लेकिन फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, बच्चों की लड़ाई से लेकर और ये सब वो सब करवाते थे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया कैन लीड एन एग्जाम्पल। और दूसरी ये कह रहे हैं कि हमारा साइबर जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट होनी चाहिए। क्यों हंसी आ रही बेटा? विशेष बात हो रही है तो क्लास से बाहर जाके हंस लो। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि इसके अंदर एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, दे आर सो मैनी। एक आदमी है, उसने स्टाफ रखा हुआ है, क्रिएटर्स रखे हुए हैं, प्रमोटर्स रखे हुए हैं, वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं लाइक अ बिजनेस। वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में समाज के अंदर क्या हो रहा है उसको, तो ये कह रहे हैं कि उनको भी टारगेट करना है, जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ जाकर हमें एक्शन करना है। तो हमें अपने साइबर लॉज को भी मजबूत बनाना पड़ेगा और इसके साथ साथ रीच भी, कहाँ से जनरेट हो रहा है वहीं जाके हमें हिट करना पड़ेगा, तभी ये सारा हो पाएगा। तो ये आर्टिकल देख लेना, बस आज के लिए इतना ही है। एक तीसरा आर्टिकल और भी आया है, वो एक पूजा करके एक लड़की थी, उसने वो डाली थी, वो शायद कल आएगा न्यूज़पेपर में, औरों में तो आज आया हुआ है, द हिंदू में नहीं है, तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। 377 को लेकर है वो, कि वो जो हटा दी थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसका डिसीजन कल आया है। तो आज नहीं है तो कल डिस्कस कर लेंगे, कल नहीं आया तो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।